हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फील मैथमेटिक्स। आई एम विपिन जिंदल और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग कर रहे थे, तीन टॉपिक्स हम कर चुके हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड सीक्वेंस एंड सीरीज। आज हम फोर्थ चैप्टर करने वाले हैं, दैट इज बायनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय। तो सभी लोग जो नए व्यूवर्स हैं वो पहले वाले जो भी टॉपिक्स हैं उनको देख लें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और आगे फॉरवर्ड करें। तो स्टार्ट करते हैं अपन। फोर्थ चैप्टर है हमारा, दैट इज बायनोमियल थ्योरम। द्विपद प्रमेय। देखो, एक ही ऐसा टॉपिक है जिसमें थोड़ा समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो क्या होता है कि इसकी प्रॉब्लम्स इजी भी होती है बट उनको करने में बहुत कॉम्प्लिकेशन सा लगता है। तो अपन एक बार शुरू से ही पकड़ बनाने की कोशिश करना कि टॉपिक में कैसे किस तरह से अपन इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, किस तरह से जनरल टर्म फाइंड कर रहे हैं, किस तरह से उसका कोई कोफिशिएंट फाइंड कर रहे हैं, वो चीज़ साथ में देखते जाना ताकि आगे क्वेश्चन जब करेंगे तो अपना कोई इशू नहीं है। तो देखो, स्टार्टिंग में होता क्या है बायनोमियल थ्योरम के लिए कि बायनोमियल का मतलब द्विपद, दो पद होने चाहिए। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे सपोज करो अपने पास लिखा हुआ है x प्लस ए टू दी पावर 1, तो ये तो डायरेक्टली सिंपली अपन लिख देते हैं x प्लस ए। सिमिलरली अगर मैं लिखता हूँ x प्लस ए टू दी पावर 2, तो ये हो गया अपना a प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसको भी जनरल अपना आइडेंटिटी से लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर। सिंपली अगर x प्लस ए टू दी पावर 3, या अपन कह सकते हैं x प्लस ए क्यूब, x प्लस ए होल टू दी पावर 3, तो इसको a प्लस बी का होल क्यूब मान सकते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब के अकॉर्डिंग मैं इसको ओपन करता हूँ, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी मतलब 3x स्क्वायर है, प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये एक्सपेंड हो जाएगा ऐसे। अब क्या हो रहा है देखो, धीरे धीरे जैसे आगे करने में तो मैं ये भी कर सकता हूँ, x प्लस ए टू दी पावर 4 की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। बट क्या होता है कि इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मैं इसको x प्लस ए से मल्टीप्लाई कर दूं क्यूब वाले को, या फिर मैं इसको दो बार खुद से मल्टीप्लाई कर दूं, इससे कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है। तो क्या होता है कि यहाँ से ऐसे ऐसे चलते 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 मैं एक जनरलाइज कर दूं इसको कि x प्लस ए टू दी पावर n की बात मुझे करनी है। तो मैं ऐसे फॉर्मूला जहाँ तक याद था वो तो कर लेंगे, बट यहाँ पे पावर्स होती है 5, 6, 7, 8, उनमें अपने को कोई पर्टिकुलर टर्म फाइंड करनी होती है। तो इसके लिए बायनोमियल थ्योरम यूज की जाती है। तो बायनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो x प्लस ए टू दी पावर n है, इसको एक्सपेंशन ऑफ अपन लिख सकते हैं, एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए टू दी पावर n, x प्लस ए की पावर n का प्रसार। इसको देखो कैसे लिखा जाता है, ये बराबर होगा इक्वल टू लिख सकते हैं ऐसे nc0 फर्स्ट टर्म टू दी पावर n सेकंड टर्म टू दी पावर 0। यहाँ पे ध्यान रखना फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म की बात चल रही है, ऐसा नहीं है कि अपन फिक्स कर रहे हैं कि x की पावर n होगी और a की पावर 0 होगी, ऐसा नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि फर्स्ट टर्म टू दी पावर n एंड सेकंड टर्म टू दी पावर 0, तो स्टार्टिंग फ्रॉम n एंड एंड टू दी 0, यानी कि ये जो n होगा वो डिक्रीज करते करते इसकी पावर तो क्या हो जाएगी 0, और a की पावर जो है वो इंक्रीज करते करते क्या हो जाएगी n के इक्वल। तो अपन देखो आगे बढ़ते हैं, nc1 x की पावर डिक्रीज होगी तो n टू n माइनस 1 और a टू दी पावर 1। सिमिलरली फिर आगे बढ़ोगे तो nc2 x टू दी पावर n माइनस 2 a टू दी पावर 2, और आगे चलते जाएंगे तो लास्ट वाली टर्म में लिख सकता हूँ ncn x टू दी पावर 0 a टू दी पावर n। ये इसका एक्सपेंशन होता है, इसका प्रसार होता है। तो इससे हम जो भी वैल्यू निकालनी होती है, जो भी पावर फाइंड करनी होती है वो फाइंड कर सकते हैं। देखो इसमें आगे इसमें कुछ बातें हैं एक्सपेंशन से रिलेटेड, वो सुन लेना एक बार। यहाँ पे जो ये nc0, nc1, nc2, ncn, ये वही कोफिशिएंट्स हैं जो अपन पीएनसी में पढ़ते हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, क्रमचय तथा संचय में। ये होता है एनसीआर। एनसीआर का मतलब ये होता है कि आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स आई वांट टू सेलेक्ट r ऑब्जेक्ट्स, मैं चूज करना चाहता हूँ r ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स। तो अपन जब पीएनसी करेंगे तो उसका मीनिंग और अच्छे से समझेंगे। फिलहाल अपने को यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड काम पड़ेगा कि ये जो बायनोमियल कोफिशिएंट्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो अपन देखो एक बार, पहली बात तो ये जो nc0, nc1, nc1, nc2 अप टू ncn, ये जो है इनको कहते हैं अपन बायनोमियल कोफिशिएंट्स।
आर कॉल्ड एज बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, या कह सकते हो द्विपद गुणांक। बाइनोमियल कोफिशिएंट या क्या कह देंगे, द्विपद गुणांक, एक ही बात है। इनको शॉर्ट में लिख दिया जाता है C0, C1, C2 अप टू Cn। ध्यान रखना एक बार, अगर कहीं ऐसे भी लिखा हुआ है कैपिटल C मतलब, तो अपन आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये जो C0 है इसका मतलब क्या हो जाएगा, MC0। तो ये सारे होंगे बाइनोमियल कोफिशिएंट। सेकंड बात जो होती है इस एक्सपेंशन में, वो लिखने की भी जरूरत नहीं है हमें, मतलब हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो एक्सपेंशन हमने लिखा है, इस एक्सपेंशन में जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितनी होगी। तो देखो 1 से अगर मैं n तक चलता हूँ, तो 1 से अगर n तक चलोगे, ये देखो कोफिशिएंट्स में देखना 1 2 3 4 अप टू n, यानी कि 1 से n तक n टर्म्स हो गई। और एक टर्म कौन सी है, 0 वाली, यानी कि इसके एक्सपेंशन में जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स वो होने वाली अपनी n+1 के बराबर। कुल पदों की संख्या, इस प्रसार में कुल पदों की संख्या किसके बराबर होगी, n+1 की। थर्ड बात जो है वो देखना है बार, हर टर्म जो होगी यहाँ पे, इस टर्म में, इस टर्म में या इस टर्म में, प्लस के बाद जो भी होगा अपन क्या करते हैं, टर्म किसको बोलते हैं, जैसे ये पूरी एक टर्म होगी, जब तक मल्टीप्लाई और डिवाइड का साइन चल रहा होता है तो एक टर्म होती है। अगर प्लस माइनस इन बिटवीन कहीं भी आता है तो इसका मतलब वो टर्म दो होगी। जैसे मैं यहाँ प्लस साइन लगा दूँ तो यहाँ पे दो टर्म्स हो जाएंगी। तो अभी तो क्या है, ये पूरी एक टर्म है, ऐसे ये पूरी टर्म है, ऐसे ये पूरी टर्म है। तो यहाँ देखो एक बार, यहाँ पे इन दोनों की पावर्स का सम अगर हम करते हैं, ये n+0 तो n के बराबर होगा। अगर मैं यहाँ भी इन दोनों की पावर्स का सम करता हूँ, n-1+1 दैट इज अगेन n, n-2+2 करते हो तो वो भी क्या होगा, n के बराबर। यानी कि ये हर टर्म में फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म की पावर का अगर सम करते हैं तो उनका सम जो है इंडेक्स के बराबर होता है। जो भी अपना इंडेक्स होगा ये n जो है घात के बराबर होगा, यानी कि इन दोनों का योग घातांक के बराबर होता है, ये इंडेक्स के बराबर होता है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे देखते हैं। देखो आगे, अब देखो मेन बात ये होती है कि हमने लिख तो लिया है, बट इसमें क्या होता है कि सपोज करो मैं ऐसे एग्जांपल के लिए कोई टर्म ले रहा हूँ कि लाइक मैंने लिख दिया x+3 टू द पावर 10। तो ऐसा नहीं होता है कि अपने से कहा जाएगा कि एक्सपेंड दिस या विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर दिस, क्योंकि अपन क्या करते हैं इसको पूरा एक्सपेंड करके यहाँ पे लिख नहीं सकते अपन। क्योंकि अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो फिर ये पॉसिबल नहीं होगा कि मैं पूरे टर्म्स को लिखूँ और फिर कैलकुलेट करूँ, तो इस टाइप का क्वेश्चन नहीं होता। क्वेश्चन इस टाइप से होता है कि ये जो एक्सपेंशन है, इस एक्सपेंशन में अपने से कोई टर्म पूछी जा रही है पर्टिकुलर। जैसे इसके एक्सपेंशन में अपन यहाँ से कह सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स n+1 के बराबर होगी। जैसे यहाँ पे ये 10 है तो नंबर ऑफ टर्म्स किसके बराबर है, n+1 के। तो देखो यहाँ से क्या हो सकता है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स किसके बराबर है, 11 के। तो अपने से यहाँ पूछा जाएगा फाइंड 4 टर्म, फाइंड 5 टर्म, फाइंड 6 टर्म, फाइंड 7 टर्म, ऐसे पर्टिकुलर कोई टर्म पूछी जाएगी। तो उस टर्म के लिए मुझे फर्स्ट से स्टार्टिंग से लिखने की कोई नीड नहीं है। तो इसके लिए क्या करा जाता है, अपन इसी एक्सपेंशन में जो लिखा हुआ है इसमें एक जनरल टर्म बना दी जाती है। जनरल टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ x+a टू द पावर n, x+a की पावर n के प्रसार में व्यापक पद। तो अपन व्यापक पद बना देते हैं, एक जनरल टर्म बना देते हैं, और जनरल टर्म लिखी जाती है tr+1 NCR फर्स्ट टर्म टू द पावर n-r सेकंड टर्म टू द पावर r। वापस से देख लेना, tr+1 will be equal to NCR x to the power n-r फर्स्ट सेकंड टर्म टू द पावर r। तो ये जो जनरल टर्म है इससे मैं कोई सी भी टर्म फाइंड कर सकता हूँ एक्सपेंशन में। एग्जाम्पल के लिए देखना, एक बार समझना। ऊपर वाले एग्जाम्पल लेते हैं, देखो इस तरह से। अगर सपोज करो मुझे 4 टर्म फाइंड करनी है उस एक्सपेंशन में, तो मैं वहाँ क्या लिखूंगा, t4 इस तरह से। ध्यान रखना यहाँ से इसको कंपेयर करके r की वैल्यू निकाल ली जाती है। इन शॉर्ट में कह सकता हूँ कि अगर ये r+1 है तो r की वैल्यू जो होगी वो इससे 1 कम होगी। जैसे यहाँ पे r+1 = 4 है तो यहाँ r की वैल्यू क्या रखनी है अपने को, 3। अगर यहाँ r+1 = 2 होता तो मैं r की वैल्यू क्या ले लेता, 1। यहाँ r+1 = 1 होता तो मैं r की वैल्यू क्या ले लेता, 0। यानी कि यहाँ जो भी लिखा होगा उससे 1 कम जो है अपना r चलेगा। n की वैल्यू जो है वो इंडेक्स के बराबर होगी, जो भी इंडेक्स दे रखा होगा। तो मैं लिख दूँ देखो 10 c r, r कितना हो जाएगा, 3। फर्स्ट टर्म कौन सी एक्सपेंशन में, x टू द पावर n-r का मीनिंग हो गया 7। सेकंड टर्म टू द पावर r,
सेकंड टर्म कौन है 3, और 3 टू द पावर r का मतलब कितना है 3। तो ये एक्सपेंशन में अपन इस तरह से ये टर्म लिख देंगे। अब रही बात देखो यहाँ पे इसको सोल्व करने की, ये एनसीआर है तो अपन इसको किस तरह से सोल्व करेंगे, तो इसके लिए मैं लिख रहा हूँ देखो आगे। अगर एनसीआर की बात करते हो तो अपन ने बायनोमियल थ्योरम में वो पीएनसी में किया है तुम लोगों ने 11th क्लास में। तो क्या लिख देते हैं हम, एनसीआर इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला होता है अपना एनसीआर का। इसमें एक चीज ध्यान रखोगे हमेशा कि अगर एनसीआर को मैं लिखता हूँ तो मैं वापस रेंज और डोमेन के क्वेश्चंस करेंगे पीएनसी उसमें फंक्शन में, तो उसके लिए ध्यान रखोगे ये जो n होता है ये n ऑब्जेक्ट्स हैं और उनमें से r ऑब्जेक्ट्स को चूज करना है। तो जनरली जब पीएनसी में बात की जाती है तो वहाँ पे ये n जो होते हैं वो नंबर ऑफ पीपल होते हैं या फिर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, या फिर कुछ भी ले सकते हैं, या 10 लोग बैठे हुए उनमें से 5 लोग सेलेक्ट करने। तो ये n जो होता है वो n हमेशा नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। ये रेंज और डोमेन की क्वेश्चंस में काम आता है। ऑब्वियस सी बात है अगर n जो है नेचुरल नंबर है तो r भी नेचुरल नंबर होगा, लेकिन ये जीरो भी इसमें साथ में होता है। नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, उनको अपन बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। बट r के केस में यानी कि मैं कह सकता हूँ कि n में से मैंने जीरो ऑब्जेक्ट्स को चूज किया है, वो डिफाइंड होता है कि 10 पर्सन है, 10 पीपल है, उनमें से मैंने जीरो को सेलेक्ट किया तो उसको एक वे माना जाता है। NC0 इज इक्वल टू 1 कि किसी को भी सेलेक्ट नहीं किया गया वो एक वे काउंट होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं n में से जीरो ऑब्जेक्ट्स भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, यानी कि r बिलोंग्स टू होल नंबर, ये अपन ध्यान रखेंगे। और थर्ड बात क्या है कि मैं ऐसा नहीं लिख सकता, देखो कि मैं लिख दूँ कि 5C4 इस तरह से 5C6, ये नॉट डिफाइंड है। इसका मतलब होगा 5 ऑब्जेक्ट्स में से 6 ऑब्जेक्ट्स को चूज करना, तो ये डिफाइंड ही नहीं होगा। तो r की वैल्यू क्या हो सकती है, r शुड बी लेस देन इक्वल टू n। r की वैल्यू या तो बराबर हो सकती है या छोटी हो सकती है n से। तो तीनों कंडीशन से अपन इन पे बेस्ड जो क्वेश्चन होता है फिलहाल ध्यान रखने के लिए इतना सही होता है कि अपन ये तीनों चीजें ध्यान रखेंगे। बाकी हमें अभी इसका यूज यहाँ पे करना है। पहली बात, फैक्टोरियल जो होता है उसको रिवर्स ऑर्डर में अपन लिखते हैं। रिवर्स ऑर्डर में हमने पढ़ा हुआ है कि उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जाएंगे। देखो स्टार्टिंग में कुछ वैल्यूज हैं, जीरो फैक्टोरियल इज डिफाइंड और मैं उसका रीजन बता चुका हूँ, NC0 इज 1, तो वही मतलब होता है। तो वहां से अपन इसकी डेफिनेशन देते हैं, जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। आगे बढ़ोगे 1 फैक्टोरियल इज अगेन 1, 2 फैक्टोरियल इज 2, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है, 4 फैक्टोरियल इज 24, 5 फैक्टोरियल इज 120 एंड 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 720। फिर बेसिक अपनी कैलकुलेशन के लिए चाहिए। हालांकि बस मुझे दोनों याद हो तो मैं इनको भी रिवर्स ऑर्डर में लिख के सबको निकाल सकता हूँ, बट फिर भी अपने को ये तो याद होनी चाहिए। इतना तो यहाँ तक लर्न कर लें अपन तो अपना काम इजी हो जाएगा। अब देखो सपोज करो मुझे tan C3 की वैल्यू निकालनी है, तो tan C3 की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं लिख दूंगा tan फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या होता है n माइनस r, n की वैल्यू 10 है, r की वैल्यू 3 है, तो यहाँ लिख दोगे 7 फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल, r की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ लिख देंगे 3 फैक्टोरियल। जो भी लार्जर नंबर होता है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है फैक्टोरियल में, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक एक कम करके लिखते जाएंगे। कैसे लिख दूंगा, देखो मैं 10 then 9 then 8 and then 7 factorial divided by 7 factorial into 3 factorial। ये 7 factorial से 7 factorial कट जाएगा, इसलिए लिख रहे हैं लार्जर नंबर जो भी होगा, इसलिए हम लिखते हैं यहाँ पे ताकि ये जो है स्मॉलर क्वांटिटी जो है वो उससे कैंसिल आउट हो जाए। तो अपन इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया 10 9 8 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। इधर आ जाओ, यहाँ लिख सकते हैं देखो 10 9 8 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, ये रिमाइंडर रखना। यहाँ से 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 3 2 1 या मैं 6 लिख सकता हूँ डायरेक्टली भी। तो देखो कैलकुलेट करोगे 3 से 3 टाइम्स, 2 से इसको कट किया 5 टाइम्स, 15 into 8 दैट इज 120। तो इस तरह से अपन इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो यहाँ पे, तो इसका आंसर अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो देखो ये हो गया 120 मल्टीप्लाई बाय 3 to the power 3 is 27 into x to the power 7। तो आगे हम इसको और मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फैक्टोरियल इस तरह से सोल्व किया जाता है। यहाँ से नोट करो एक बार, ये स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट। देखो आगे,
सेम जो हमने यहाँ लिखा है x प्लस ए टू द पावर n, उसी की तरह देखो यहाँ पे क्या होता है, सेम एक एक्सपेंशन होता है x माइनस ए टू द पावर n। तो इसकी भी अपने को नीड होती है क्वेश्चंस में कि पहले प्लस साइन था, अब क्या है माइनस साइन, तो अपने को किस तरह से एक्सपेंड करना है। देखो एक बार सेम एक्सपेंशन वही रहेगा, बस साइन में चेंज होगा। nc0 फर्स्ट टर्म टू द पावर n, सेकंड टर्म टू द पावर 0। यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर माइनस साइन बीच में है तो अपन ऑल्टरनेटिवली यहाँ पे प्लस माइनस साइन चलेगा। तो जैसे यहाँ स्टार्टिंग की फ्रॉड प्लस से, तो उसके बाद सेकंड टर्म लेनी है तो दैट इज माइनस, एंड nc1 x टू द पावर n माइनस 1 a टू द पावर 1। तो फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे प्लस साइन लेंगे तो प्लस nc2 x टू द पावर n माइनस 2 a टू द पावर 2 एंड सो ऑन। लास्ट वाली टर्म हो जाएगी, जो भी हमने यहाँ पे इवन ऑड होगा उसके अकॉर्डिंग अपन लास्ट वाली टर्म लिख सकते हैं। तो ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस साइन चलेगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, देखो वही वापस से इस एक्सपेंशन के लिए जनरल टर्म या व्यापक टर्म वो लिखेंगे वही tr+1। इसमें बस इतना सा चेंज अपने को करना होगा, सेम रहेगी tr+1 है जो मतलब अपनी जनरल टर्म है, व्यापक पद वो भी सेम रहेगा, बस केवल एक फैक्टर और यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है, वो है -1 टू द पावर r। और अपन लिख देंगे पूरा सेम वैसे ही NCR x टू द पावर n माइनस r a टू द पावर r। दिस इज द रिजल्ट। अब क्या होगा, देखो जैसे ही मुझे सपोज करो जैसे मैं इसमें वेरीफाई करवा रहा हूँ, अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करता हूँ तो फर्स्ट टर्म के लिए क्या लेते हैं अपन, यहाँ पे लिखते t1 और यहाँ t1 लिखते तो r की वैल्यू जाती 0। जब r की वैल्यू 0 होती है तो यहाँ पे भी 0 आता, -1 टू द पावर 0। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू +1 होती है, तो यहाँ सीधा सा प्लस साइन आ जाता है। जब सेकंड टर्म की बात करोगे, सेकंड टर्म के लिए यहाँ पे क्या लिखोगे t2, तो r की वैल्यू हो गई 1, -1 टू द पावर 1 इज -1, तो सेकंड टर्म के लिए क्या आ जाएगा माइनस साइन। तो इसमें सब इंक्लूडेड है, तो अपना प्लस माइनस इससे आ जाएगा। तो जनरल टर्म अगर इस केस में लिखनी है तो अपन इस फॉर्मेट में जनरल टर्म लिखेंगे। देखो आगे एक यहाँ से इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जो दोनों एक्सपेंशंस हैं x प्लस ए टू द पावर n प्लस x माइनस ए टू द पावर n, इन दोनों को ऐड कर दिया जाए। तो इनको ऐड किया तो क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ, देखो यहाँ पे क्या चल रहा है 1357 जो ऑड कोफिशिएंट्स हैं, 1357 जो ऑड कोफिशिएंट्स हैं उनके आगे माइनस साइन है। जब इनको दोनों को प्लस करोगे तो इसके 1357 से इसका 1357 कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो 02468 वाली टर्म्स होंगी 02468 वाली वो ऐड हो जाएंगी, तो ऐड होने से वो 2 टाइम्स हो जाएगी। तो अपन लिख सकते हैं 2 टाइम्स हो, केवल इवन कोफिशिएंट्स वाली टर्म रह जाएंगी और बाकी कैंसिल आउट हो जाएंगे। nc2 x टू द पावर n माइनस 2 a टू द पावर 2 एंड सो ऑन। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से माइनस करता हूँ x प्लस ए टू द पावर n माइनस x माइनस ए टू द पावर n इस तरह से, तो यहाँ पे क्या होगा आपकी बात, इसके जो प्लस वाले थे वो थी टर्म्स इवन वाली 02468 वाली, वो इस माइनस की वजह से इसके 02468 वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इस माइनस की वजह से जो यहाँ माइनस आ रहे हैं वो सारी टर्म्स जो है प्लस हो जाएंगी। तो आपकी बात ओड वाली टर्म्स एड अप हो जाएंगी। तो 2 टाइम्स ऑफ nc1 x टू द पावर n माइनस 1 a टू द पावर 1 प्लस nc2 x टू द पावर n माइनस 2 a टू द पावर 2 एंड सो ऑन। देखो यहाँ से एक बहुत थ्योरेटिकल और मतलब अपन कह सकते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है कि इनके एक्सपेंशन में जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी। तो इस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन होगा वो अपन बात करेंगे। देखो कि इसके एक्सपेंशन में ये दोनों है, इनके एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगी ये अपन कल लेंगे। यहाँ तक आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। देखो अपना जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मेनली अपन ये स्टार्टअप करेंगे। पहले दो तीन यहाँ से जो है थ्योरीज होती हैं, या मतलब अपन कह सकते हैं कि प्रॉपर्टीज होती है बायनोमियल कोफिशिएंट्स की, तो प्रॉपर्टीज करके और अपन यहाँ से मेनली जो है तो बिल्कुल बेसिक पार्ट है तो अपन नेक्स्ट लेंगे। तो जो भी नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि अपन इसको आगे बढ़ा पाएं। थैंक यू सो मच।